नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं और टॉपिक है राजस्थान राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, विधान परिषद के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में है और विधान परिषद किस आर्टिकल के तहत गवर्न होती है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इस बारे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलूत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और लंबे समय से प्रयास किया है। विगत अशोक गहलोत की सरकार में भी उन्होंने सभी एमएलएस को, एमपीज को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अशोक गहलोत को, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को व अन्य गणमान्य व्यक्ति जो कि इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, उनको पत्र लिखे। शांतिलाल चपलूत ने एक मिशन बना रखा है कि वो राज्य में विधान परिषद का गठन कराकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जब वो विधान सभा में अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो नई विधानसभा बनी है उसमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करवाया था। चपलूत साहब ने मुझे बताया था कि आर्टिकल 169 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधान परिषद का गठन होना चाहिए, काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होना चाहिए। विधान परिषद विधानसभा जो होती है, जो उसकी संख्या होती है, जो निर्वाचित विधानसभा में सदस्य आते हैं, उनका 1/3 होती है। और राज्य, इस देश में कई राज्यों में विधान परिषद है। उनमें मुख्य रूप से यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। विधान परिषद राज्यसभा का एक छोटा रूप है जो कि राज्य के अंदर जो घटनाक्रम होता है उसका एक अपर हाउस है, उसको कंट्रोल करता है और अपनी बात रखता है। चपलूत साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं आप कि आपने, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे तो विधान परिषद को लेकर के प्रयास शुरू कर दिया था, तो क्या प्रयास उस समय पे आपने किए थे? उस समय माननीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे और उनका स्वयं का भी मानना यह था कि आगे पीछे विधान परिषद बनानी पड़ेगी और इसलिए जो अभी विधानसभा बनी हुई है उसके ऊपर विधान परिषद का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जी, पूरा हॉल है जी, इतना ही बड़ा जी, और उसमें सारी सुविधाएं पूरी है जी, और उसी हिसाब से इस पूरा जो स्ट्रक्चर है उस समय विधान सभा का जो अभी नया रूप है वो बाबरा जी ने शिलान्यास किया 10 अगस्त को 1900 और उसके बाद मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष बना 27 सितंबर को और वो मंत्रिमंडल में आ गए। उसके बाद मुझे ही सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय तक काम चालू नहीं हुआ था। धीमे खुद ने काम खाली शिलान्यास हुआ, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर मैंने ही खड़ा किया और मैं मीनवाइल लोकसभा में चला गया। तो उसके बाद जो फिनिशिंग का काम है वो मदेरणा जी ने किया, प्रसाद जी मदेरणा। हाँ जी, पर ये प्रोविजन उस समय हमने रखवाया था और उस समय 110-20 करोड़ रुपया इस पर लगा है जी। और विधान परिषद अपर हाउस है, इंग्लैंड में भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जी। और हमने जो कुछ संसदीय प्रणाली जो आज चल रही है वो अधिकांश अंग्रेज की संसद प्रणाली के हिसाब से, उस जमाने की जो संसदीय प्रणाली है, उसी से थ्रू आउट वर्ल्ड
उन्हीं की नकल है, कमोबेश लोकतंत्र का जो एक स्ट्रक्चर बना है, बना हुआ है। जी। अभी जैसे राज्यसभा है यहाँ, तो राज्यसभा एक अपर हाउस है, 250 मेंबर्स से ज़्यादा उनके पास हैं। तो उसमें एमपी साहब, एमएलए साहब ये चुनते हैं उनको, एमएलएज, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने एमएलए हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। और अभी 542 लोकसभा के सदस्य हैं, तो उनसे आधे के आसपास वो हैं, आधे से कम है। पर जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, और मद्रास में, तमिलनाडु में, आंध्र में, मैसूर, कर्नाटक में, जहाँ पर भी है वहाँ रेशियो 1/3 है। जो एमएलए, जैसे यहाँ 200 एमएलए हैं, राजस्थान विधानसभा में 200, हाँ पे 200 ही है, तो उसमें से 70 लोग चुने जा सकते हैं। जी। वो अपर हाउस, क्योंकि एमएलए सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, जो ग्रेजुएट हैं प्रांत भर के, वो वोट डालते हैं ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और कुछ को अलग अलग विधाओं में होते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, खेल से है, कोई पत्रकार है, और तो ऐसे लोग चुनाव लड़ करके आ नहीं सकते, पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, वो अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्होंने जिंदगी का अनुभव लिया है, इसलिए भी विधान परिषद की जरूरत है। आज राज्यसभा में जितने विद्वान हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जब लोकसभा में था तो मैं भी ये समझता था कि क्या पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते तो है नहीं, पर जब लोकसभा में मैं गया तो अधिकांश लोग वेल प्रिपेयर्ड आते थे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। मैं भी लाइब्रेरी में जाता और वो भी लाइब्रेरी में मिलते, काफी पढ़ते थे। और जब तक अच्छे पढ़ करके और सारी दुनिया का ज्ञान आज आपके पास है, और उसको यदि आप जनता तक पहुंचाएं तो ही तो काम चलेगा। दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने किस प्रकार का काम किया है, उसका सजेशन ये भली प्रकार से दे सकते हैं। इसलिए भी विधान परिषद की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यूँ भी राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, और विधान सभा की संख्या भी अभी 200 ही है, तो विधानसभा के मेंबर भी कम है आबादी के अनुपात में। जी जी। मणिपुर, त्रिपुरा, ये जितने भी छोटे छोटे प्रांत, उनमें 20-25 हजार पे एमएलए हैं जी, और यहाँ पर 3 लाख 4 लाख पे विधानसभा में सदस्य विधायक हैं। इसलिए भी, और राजस्थान क्योंकि बहुत बड़ा प्रांत है जी, एरिया के हिसाब से राजस्थान आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है जी प्रांतों में। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया। यूपी नहीं है, यूपी तो बहुत छोटा है, अब छोटा हुआ, पहले तो जब उसके साथ उत्तराखंड वगैरह जुड़ा तो भी नहीं था। अच्छा, तो भी इतना एरिया नहीं है। केवल जैसलमेर जिला इतना बड़ा है हमारा जी, जो केरल का राज्य है जी, उतना एरिया है जैसलमेर जी। तो उसमें क्योंकि छितरी हुई आबादी है, उसके
उनकी क्या समस्या है, किस तरीके से उनको उठाया जाना चाहिए। तो ये जो चुन कर के आते हैं वो तो उठाते ही हैं, और यदि इस तरीके के लोग चुन करके जाएं, क्योंकि राजस्थान बांसवाड़ा से लेकर श्रीगंगानगर और धौलपुर से लेकर बाड़मेर तक 1300 किलोमीटर पड़ता है। जी जी। यहाँ से आप कुशलगढ़ से नापना चालू कर दो जी, उधर से ठीक मध्य प्रदेश आगे उधर, कुशलगढ़ से ये 225-30 किलोमीटर है जी उदयपुर जी। वहां से गंगानगर यहाँ से 800 किलोमीटर जी, तो 1200 किलोमीटर तो यूं हो गया ये। जी जी। और यूं धौलपुर से लेकर आप बाड़मेर जाएंगे बाड़मेर जाएंगे तो बहुत ज्यादा पड़ेगा जी। इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। मुख्य लाभ जो विधान मैंने उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी, अमित शाह जी गृह मंत्री थे उनको भी लिखा, गहलोत साहब को भी लिखा, यहाँ सीपी जोशी थे अध्यक्ष महोदय उनको भी लिखा, उनका पत्र भी आया मेरे पास कि हम विचाराधीन है, हम इस पर विचार करें जी, रिजेक्ट नहीं करने जी। पर देश की आबादी को देखते हुए आज 140 करोड़ लोग हैं अब भी, और 800 एमपी हैं दोनों मिलाकर जी करीब जी। तो 2 करोड़ पर एक एमपी हुआ राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, समझो तो आप 2 करोड़ से ऊपर हो गया। तो उसमें आप ये कम है। ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मुश्किल से, अब मेरे हिसाब से अभी आई कांट से, पर पहले 120 लाख थी, यानी 1 करोड़ 20 लाख, और ऑस्ट्रेलिया हमसे एरिया में बहुत बड़ा है। तो वहां पर भी तो सारी चीजें चल रही है जी, जो विकसित में नाम आ रहा है उनका जी। तो जर्मनी का भी विकसित में आ रहा है, इंग्लैंड का भी आता है, हालांकि अब हिंदुस्तान में भी छलांग लगाना प्रारंभ किया है। और इसीलिए मेरा आग्रह है केंद्र सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे कि राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। आपने नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा था उस समय पे, अमित शाह जी को भी लिखा था, और मैंने वो पत्र देखे हैं आपके जब आपने लिखे थे, और विधानसभा के सभी सदस्यों को भी कहा था, सीपी जोशी आपके को सबको, सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय आपके मित्र, उनसे भी आपने बात की थी, पर्सनली बात की थी जाके। मगर एश्योरेंस मिलने के बाद, सब तरह से एश्योरेंस तो मिल रहा है, मगर मूर्त रूप से विधान परिषद गठन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या उसका कारण है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई मांगे उठी है, प्रॉब्लम तो क्या है जी, प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। और जहां तक आर्थिक दृष्टि से सवाल है कि भाई आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ऐसा कोई खास बोझ बढ़ने वाला भी नहीं है जी। सर एक चीज मुझे बताएं कि भवन बना हुआ है जी, और क्वार्टर भी बने हुए हैं सबके जी, अभी भी बहुत क्वार्टर हैं, अब फ्लैट्स बने हैं ना पूरे, फ्लैट बने हुए हैं, इसलिए भी ये तनख्वाह जरूर थोड़ा सा असर हो सकता है। तो वैसे भी आप इतने कर्मचारी भर्ती कर रहे हो, करा रहे हो जी, तो एक बड़े प्रांत के लिए ये बहुत आवश्यक है जी। आपकी दृष्टि में मुख्य लाभ विधान परिषदों का और राज्यसभा का आम जनता को क्या मिलता है उससे, और कानून पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि लोकसभा से पास होकर बिल राज्यसभा में जाता है, तो यहाँ भी अगर जो कानून बनेंगे विधानसभा में बनेंगे, फिर उसके बाद विधान परिषद में जाएंगे, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर उसमें आखिर डेलिब्रेशन होता ना, बात डिस्कशन में आएगी जी, डिस्कशन में आएगा कोई विषय, तो उस पर डिबेट होगा तो जो चीजें छन करके आनी चाहिए वो आएगी जी। बिना डिबेट के तो कोई आ नहीं सकती। डिबेट होगा, आप और आज आपने मुझे कुछ पूछा जी सर, मैं अपने आपसे बात कर रहा हूँ और अपनी कोई बात रख रहा हूँ, तो ये आएगी। आप बुलाओगे, आपने मुझे बुलाया है, आपने मेरे को कहा है कोई आप बोलो इस पर, तो लोग उस पर बोलना प्रारंभ करेंगे ना जी। बोलना कब सीखेंगे? और डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में ये आवश्यक है कि लोग
स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक अपनी बात रख सके। उसके लिए भी आवश्यकता है इन चीजों की। सर, देवनानी जी आपके जूनियर हैं, आपके बहुत अंतरंग मित्र भी हैं, आपके एक तरह के शिष्य भी रहे हुए हैं, क्योंकि जब उदयपुर में थे ना, वो आपके साथ काफी अटैच रहते, जब वो टीचिंग में थे और आप उस समय विधानसभा अध्यक्ष बन चुके थे। भी रहा हूँ जी, तो आपका उनसे काफी अंतरंगता है। तो कभी आपकी उनसे देवनानी जी से बात हुई क्या? इस संबंध में कोई चर्चा हुई कभी? इसके बाद नहीं हुई जी। चुनाव में आए थे जो गप्पे जरूर माने हमने इधर जी। अभी वो तो उस समय चुनाव का माहौल था, अगर यार पैसा चुनाव, तो वो तो आए थे, तो मिल नहीं आए थे जी। तो बहुत ज्यादा बात हो नहीं सकती थी उन दिनों में। सर, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, देवनानी जी भी विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी के। अभी एक मूल प्रश्न उन्होंने उठाया और बहुत ज्वलंत मुद्दा था कि जो अफसरशाही है वो राज्य में पूरी तरह से हावी है, और उसको लेकर उन्होंने सुधांशु पंत CS की और सभी अफसरों की मीटिंग ली कि जो विधायक प्रश्न उठाते हैं उसका वो जवाब नहीं देते। तो 5000 से ज्यादा प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं जो अफसरशाही ने नहीं दिए। ये एक लेथार्जिकनेस है अफसरशाही की, या ये कह सकते हैं कि सरकार की पकड़ नहीं है उन पर। क्या विधान परिषद बनने के बाद इस तरह के जो मुद्दे हैं या जो जनता के जुड़े प्रश्न हैं उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं है अभी ज्वलंत मुद्दे 5000 तो इसलिए प्रश्न लंबित होंगे कि अभी चुनाव चल रहे थे, तो कर्मचारी भी बेचारे क्या करें। नहीं, ये तो पिछली विधानसभा की बात कर रहे हैं वो। हाँ, पिछली से विधानसभा में भी अनुत्तरित रहे। मैं तो ये ऐसा होता है, मैं जब पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन था जी 2003 में, जब विधायक बना वापस 8 तक और सर्वश्रेष्ठ विधायक नवाजा गया, तब भी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के 1974 के पैरा बाकी थे, सैकड़ों साल के जमाने जी, सुगड़े जी के जमाने जी, 1974 के। वो मैंने, मेरी कमेटी में मैं था, CP जोशी थे, माथुर साहब थे, शिवचंद जी, और गोविंद सिंह जी गुजर थे, पहाड़िया जी थे जी, और ये सब लोग, देवी सिंह जी भाटी थे जी। तो हमने सारे प्रश्न हल किए, और जो पैरा 2008 तक कोई भी बाकी था, तो एक भी पैरा बाकी नहीं था। अच्छा, सारे पैरास को ड्रॉप करवाए, खत्म किए, ऑडिट पैरास जो बने थे या जो भी हुआ, पूरी मीटिंग करते थे जी जी, पूरे खत्म किए जी, इतनी पेंडिंग नहीं होती जी। ये तो काम की लगन पर है। मैं एज ए मिनिस्टर सुबह 10 बजे से रात को 2 बजे तक सेक्रेटरीट में बैठता जी। तो ये तो अपने अपनी रुचि पे है, और काम करने में कोई कसर नहीं रखी, 12 घंटे पूरी ड्यूटी बजाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ले ली है, और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, वो भी आपके मित्र हैं। भजन लाल जी से आपने अभी 2 दिन पहले मुलाकात की है, और अब क्योंकि देश में डबल इंजन की सरकार है, आपके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, क्या कदम रहेंगे आपके? देखो साहब, मैंने परसों भी मैं पार्टी कार्यालय गया था जी, तब माननीय वो आए थे, भजनलाल जी गए थे जो? नहीं, है हमारे नवनिर्वाचित MP साहब। अच्छा, मन्नालाल जी साहब। मन्नालाल, उनके स्वागत में कार्यक्रम रखा था जी, मैं भी गया था उसमें जी, परसों शाम को था जो। हाँ, परसों। तो उस समय भी मैंने ये बात कही है जी कि हमारी प्राथमिकताएं तय करो जी, और हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करो जी, वेल रेड होना चाहिए हमारे कार्यकर्ता जी। पढ़ने की आदत आजकल क्या, ये जो बार बार ये इस पे देखते हैं मोबाइल पे सब हो रहा, क्या आया नहीं आया, अरे तो पढ़ना भी चालू करो कुछ। तो उस दिन भी मैंने ये कहा कि आपकी प्राथमिकता तो आप तय करेंगे, पर मेरा ये विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप
पहले तो हाई कोर्ट बेंच लाए उदयपुर में, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। एक दूसरा, नदियों को चुनवाने का काम करें जी। पानी की कमी अपने यहाँ जी। अभी मैं जहाँ पर बहस करके आया वहां पे यही कहा, तो सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो जो समुद्र में पानी जा रहा है वो रुक जाएगा, और समुद्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने पानी का। इतनी नदियां गिरती हैं पर समुद्र में कोई बहुत भारी भूचाल आ जाता तो ऐसा नहीं होता, तूफान आ जाता तो ऐसा नहीं होता, हजारों नदियां गिरती है। इसीलिए जैन धर्म में कहा है, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि में विसंतु, सागर की तरह आप गंभीर बनो, यानी सिद्ध बनो और सागर की तरह रहो, उबाल मत खाओ। सागर कितनी नदियों को समेट के रखता है। सागर गहरा होता है 5-5 किलोमीटर अंदर, ऊपर 5 किलोमीटर का पानी भरा, और हजारों किलोमीटर में 1/3 भूमि ही है, 3/4 तो पानी है जी। अब इस पानी का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। ग्लेशियर वगैरह आ रहे हैं, ये तो मैंने उनको ये कहा, एक तो पानी का करो, दूसरा कभी भी किसान की जमीन पर हाथ मत मारो। जो उपजाऊ जमीन है उसको आप विकास के लिए मत लो। जो बंजर है, डांकड़ है, जिस पर घास भी नहीं होती है, उसको काम में दो। तीसरा, छोटे छोटे उद्योग लगाओ। आज आपको जरूरत है लोगों को रोजगार देने की, बच्चों को रोजगार देने की। उसके लिए आवश्यकता है कि आप रोजगार से संबंधित काम करो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि लोग जुड़े रोजगार से, तो 2 इंडस्ट्रियल एरिया मेरे टाइम पे बनाए, गुड़ली में भी, मेरे गांव में भी, और तीसरा दोइंदा में भी, और सपना में उधर भी बनवाए, और आमली में भी। अब आमली के भी चालू हो गया, और सपनों का गुड़ा उधर भी हो गया है। और मैं वहाँ कुरुज के पास भी जमीन देख रखी थी, तो वहाँ अब चालू हुआ है। तो इस तरीके से छोटे छोटे उद्योग लगाओ, तो पानी का सिंचन भी करो। ये दूसरा, एजुकेशन का थोड़ा सा स्तर बढ़ना चाहिए, ये भी आना चाहिए हमारे पास। तो सर, ये जो मुद्दे हैं, ये जितने आपने बताए हैं, क्या विधान परिषद के गठन होने से इन मुद्दों की और ज्यादा ध्यान आकर्षण होगा, या उससे क्या लाभ मिलेंगे? ये मैन टू मैन डिफर करता है, हाउ ही पुट्स हिज सजेशन, भाई वो कैसे अपनी बात रखता है, ये तो मैन टू मैन डिफर करती है। मैंने अपने हिसाब से सब किया जो मैं कर सकता था, उस समय हजारों लोगों को रोजगार लगाया। अब आज भी आवश्यकता है, लगाओ। और ये भी उनसे कहा, मैंने कहा देखो भाई, इस प्रकार की भूमि। और दूसरा, जैसे अभी उदयपुर प्राधिकरण बना है, उदयपुर प्राधिकरण बना है, और आप डबोक तक उदयपुर प्राधिकरण है की सीमा। अब डबोक में, जैसे मैंने कल परसों आए मेरे पास लोग, डबोक में जिनके मकान 50 साल से बने हुए हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आप गिराओ मकान, आपको नाजायज कब्जा है। अरे भाई, आपका अधिकरण तो 1-1.5 साल बना हुआ है। मैं तो जाकर के उनसे, राहुल जी कोई आए हैं यहाँ, अधिकारी हैं, उनसे भी मिलूंगा कि भाई आपका तो भी आया है, आपका ये 2023 में शांति जी धारीवाल ने लाया है ये कानून। जो मकान बने हुए हैं उनको क्यों गिराना चाहते हो? कल भी तोड़फोड़ की है रजत विहार में, यूडीए ने कल भी तोड़फोड़ की है, लोग परेशान हो रहे हैं। रजत विहार में बहुत ज्यादा लोग, पता नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्वायर किस लिए करना चाहते हो? भाई, आप इसलिए करना चाहते हो कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको मकान मिले जी। पर जो जिनके पास ऑलरेडी मकान है, तो उसको कौन झगड़ा रहे हो आप? एक ईंट लगाने के लिए 200-300 रुपए का खर्च आता है, ऐसा आसान काम नहीं है। इसलिए उनको पट्टा दे दो ना, और पैसे ले लो आप उनसे जी। बनिस्पत उनकी तोड़फोड़ करने के, हाँ, यदि वो रास्ते में कहीं रुकावट आ रही हो, कुछ हो रहा हो, तो लो आप। मैं
एज ए MLA और एज ए मिनिस्टर और एज ए विधानसभा अध्यक्ष एयरपोर्ट का विकास कराया जी। ठीक है ना। ये एयरपोर्ट छोटा था, मैं आया उसके बाद वहाँ के लोगों की जमीनें ली हमने जी। वल्लभ नगर के लोगों के भी, और मेरा बहुत आदर करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आदर नहीं करते हैं, लोग आदर करते थे। मैंने उनको कहा भाई आप अपनी जमीन दो, अपने एयरपोर्ट को बड़ा बनाते, करा दिया। अब उनको 60,000 बीघा कभी नहीं दिया और उनके केस अभी भी चल रहे हैं। तो चंद्रशेखर वगैरह वहाँ कई लोग लड़ रहे हैं। 60,000 बीघे में आज आपकी जमीन उसका माँ बाप है काश्तकार का, उसी के आधार पर वो अनपढ़ है, बहुत ज़्यादा धंधा दूसरा जानता भी नहीं है। अब आप उसकी आप जमीन खोस लोगे तो वो खाएगा क्या जी। ये एक सोचने की बात है। आफ्टर ऑल वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करता आ रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा वो काश्तकार सीख गया तो दस्तखत करना जान गया, वो बहुत ज़्यादा हो गया हो हमारे घर, मुझे तो नहीं लगता। चपलो साहब, जो जिस पर्पज से हमने बात शुरू की थी विधान परिषद, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, अब आप क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से इसको वापस बात करेंगे जी। प्रधानमंत्री से फिर चिट्ठी लिखेंगे जी, पत्र लिखेंगे और समय मिला, उन्होंने समय दिया तो मिलेंगे भी सही इस बात के लिए। जी जी। तो पहले गठन करिए आप, जिससे अच्छे लोग आ सके। अच्छे लोग चुनाव से भगते हैं, नहीं आ सकते ये जी। तो ये थे शांतिलाल जी चपलो, जो बता रहे थे कि राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है और जितने मुद्दे इन्होंने गिनाए वो एक उदाहरण थे कि विधान परिषद का अगर गठन होगा तो वहाँ वो प्रभावी रूप से इस चीज़ को रख सकेंगे। और मैं तो 2 बिंदु और आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या उसके मापदंड है। उसमें से प्रमुख है कि एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 साल की होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और उसका राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके साथ साथ संसद व विधानसभा का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी संसद या विधानसभा का सदस्य है तो विधान परिषद का वो सदस्य नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात है कि विधान परिषद में जो लोग चुन के आते हैं उन्हें का कार्यकाल 6 साल का होता है। वो प्रभावी लोग होते हैं, वो अपने मुद्दे को सही से रख सकते हैं, उनका इफेक्ट होता है। और जो मंथन है, लोकतंत्र में मंथन एक मुख्य प्रक्रिया है और मंथन से जो कानून बनेंगे, क्योंकि आज जनता न्याय व्यवस्था से त्रस्त है, पुलिस व्यवस्था से त्रस्त है, राजस्व से त्रस्त है, चिकित्सा व्यवस्था से त्रस्त है, तो उनको सुधारने में विधान परिषद बहुत अधिक काम कर सकती है और सरकार को भी अच्छे सुझाव दे सकती है। तो केंद्र सरकार से अभी भी निवेदन है कि बेरोजगार को रोजगार लगाने के लिए और सड़कों का काम अच्छी तरह से। ये थे चपलो साहब, और जिन्होंने अपनी बात। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी सर। हमारे लहर सिंह सिरवा है, मेरे मित्र, अच्छे मित्र हैं। मैं बंगलोर जाता हूँ तो उनके ठहरता हूँ और अपने कुंवरिया गए। जी जी जी, मिला हुआ हूँ मैं। वो मावली में पढ़े जी, बड़े हुए, वहाँ चले गए, अपना धंधा वहाँ शिफ्ट किया, वहाँ अपना अच्छा कारोबार है। मैं सब 93 में बंगलोर में हमारा अधिवेशन था बीजेपी का, तो मैंने भंडारी जी को कहा, मैंने कहा देखो साहब उनसे चंदा लेते हैं इन लोगों से, मारवाड़ी समाज से, पर इनकी वॉइस क्या है जी, क्या वॉइस है जो आवाज ठोकता है, या उस कोई पूछता है क्या इनको? तो मैंने कहा एक भी कार्यकारिणी में, इस प्रदेश की कार्यकारिणी में राजस्थानी नहीं है जी। फिर लिया गया और मुझे प्रसन्नता है कि लहर सिंह जी को लिया जी, जिला का मेंबर बनाया है और ऑल इंडिया में, और उसके बाद धीरे धीरे विधान परिषद में लिया उसको जी। 2 बार विधान परिषद में लिया, अब राज्यसभा में लिया जी। तो अपनी प्रतिभा को वो चुनाव लड़के तो नहीं आ सकते वहाँ जी, जातिगत बैठता ही नहीं है वहाँ दक्षिण भारत में जी।
तो उनकी सेवाओं की उपयोगिता तो है ना जी। तो ये चपलो साहब एक उदाहरण देकर बता रहे थे कि किस प्रकार विधान परिषद में आने से या राज्यसभा में आने से सदस्य प्रभावी रूप से अपना रोल अदा कर सकता है, और राजस्थान राज्य में विधान परिषद की सतत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। और आप फिर से ये प्रयास करेंगे कि अब जब डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, भजनलाल जी हैं, ये इनकी बात पर ध्यान देंगे और इनके प्रयासों को हम सार्थक होता हुआ देखेंगे और राज्य को शीघ्र विधान परिषद मिलेगी। इस शुभकामना के साथ नमस्कार।